24 जनवरी 2026। यूएस सेंटकॉम कमांडर इजराइल में चीफ ऑफ स्टाफ और एयरफोर्स कमांडर से मिलने पहुंचते हैं। 56 घंटे बाद 16 रहस्यमय कार्गो विमान ईरान में उतरे। माना जाता है कि उनमें किसी भी अमेरिकी इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए उन्नत हथियार थे। जिस देश ने इसे भेजा था उसे चिंता थी कि अगर ईरान मुश्किल में आया तो वे भी मरने लगेंगे, और अब यही हो रहा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी देश से ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब जैसे प्रमुख खाड़ी उत्पादकों के उलट चीन के पास बड़े और आसानी से उपलब्ध तेल भंडार नहीं है। इसी वजह से 2024 में चीन ने प्रतिदिन 16.3 मिलियन बैरल से अधिक तेल की खपत की। इससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बन गया। हालांकि वह घरेलू स्तर पर तेल का उत्पादन करता है, लेकिन यह उसकी अर्थव्यवस्था की असली जरूरत का केवल एक हिस्सा ही पूरा करता है। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए चीन को भारी मात्रा में आयातित कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कमजोरी पूरी दुनिया का भू राजनीतिक समीकरण को बदल देती है। चीन अपनी तेल खपत का लगभग 74% आयात करता है। व्यापार आंकड़ों के अनुसार चीन ने रोजाना करीब 11.1 मिलियन बैरल तेल मंगवाया, जिसमें लगभग 2/3 आयात सिर्फ 5 देशों से हुआ: रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, इराक और ओमान। क्या आपको यहाँ कुछ कमी लग रही है? आप पूछेंगे, इस सूची में ईरान कहाँ है? आपने सुना है कि ईरान चीन को तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों में है ना? ईरान गायब है क्योंकि आधिकारिक तौर पर चीन ईरान से बहुत कम तेल खरीदता है। टैंकर ट्रैकिंग और उद्योग आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला और ईरान पर भारी प्रतिबंध है, लेकिन मिलकर ये चीन की कुल तेल खरीद का लगभग 17% हिस्सा है। असल में ये हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन चीन के कस्टम्स डेटा में अधिकतर ईरानी और वेनेजुएलाई तेल का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है। कागजों पर उन बैरल्स का शायद कोई अस्तित्व नहीं है। असल में यह एक चोर दरवाजा है जिसका लाभ उठाया जा रहा है। तेल प्रतिबंधों के बाद यह खेल और गहरा हो गया। लेकिन ये वो रूस पर लगे प्रतिबंध नहीं हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगने से पहले ईरान और वेनेजुएला पहले से ही कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में वॉशिंगटन ने तेहरान और काराकास पर दबाव बढ़ाया। वेनेजुएला ने अलग अलग मौकों पर सीमित और अस्थायी राहत मांगी, जबकि ईरान पर सख्त प्रतिबंध जारी रहे। 2018 के बाद दोनों देश मुख्य धारा के वैश्विक तेल बाजारों से काफी हद तक कट गए। वे पहले से ही भारी छूट पर तेल बेच रहे थे, लेकिन प्रतिबंधों से पहले भी उनकी तेल गुणवत्ता के कारण उनका तेल खरीदारों की पहली पसंद नहीं था। ईरान और वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और अधिक सावर होता है, जिसे रिफाइन करना मुश्किल और महंगा है। चीन और भारत जैसे बड़े खरीदार भी सतर्क थे और सीमित मात्रा में तेल खरीद रहे थे, वो भी मुख्यतः मिश्रण के लिए। तेल की गुणवत्ता ही तेल समृद्ध देश का भाग्य तय करती है, जो 3 कारकों पर निर्भर करती है: घनत्व, सल्फर की मात्रा और रिफाइनिंग की जटिलता। और यही अंतर लागत, रिफाइनिंग की कठिनाई और आप कौन कौन से अंतिम उत्पाद बना सकते हैं यह तय करते हैं। रूस का मुख्य निर्यात यूरेल्स ब्लेंड, भारी कच्चे तेल और हल्के पश्चिमी साइबेरियाई तेल का मिश्रण है, जो डीजल और पेट्रोल बनाने के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर ईरान का ज्यादातर तेल भारी है और उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। इससे उसे रिफाइन करना मुश्किल हो जाता है और केवल उन्नत रिफाइनरियां ही इसे प्रभावी ढंग से प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प सऊदी अरब था। सऊदी अरब के लगभग 70% तेल भंडार हल्के क्रूड है, जिन्हें रिफाइन करना आसान है और ये पेट्रोल व जेट ईंधन के लिए उपयुक्त हैं। वे मीडियम और हेवी ग्रेड बनाते हैं, जिससे खरीदार लचीलापन पाते हैं। कम उत्पादन लागत, अनुकूल भूगर्भीय स्थिति और बड़ी उत्पादन क्षमता के कारण सऊदी तेल विश्व बाजार में सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा विकल्पों में से एक बन गया है। 2022 तक सऊदी अरब चीन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। सिर्फ उसी साल सऊदी अरब ने चीन को 87 मिलियन टन कच्चा तेल बेचा था, लेकिन 2022 के बाद पूरी स्थिति बदलने वाली थी। उसी साल रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को हिला दिया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस पर असर पड़ा और वैश्विक तेल बाजार में हलचल से मध्य पूर्व के कच्चे तेल के दाम बढ़े। ये $120 प्रति बैरल से ऊपर चला गया, जिससे वैश्विक महंगाई और बढ़ गई
और कई तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच गई। जुलाई 2022 में श्रीलंका गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट में डूब गया। ईंधन की कमी से परिवहन ठप हो गया और बिजली कटौती सामान्य हो गई। पाकिस्तान भी अपनी 85% तेल जरूरतें आयात कर रहा था और बढ़ती कीमतों से जूझ रहा था। पाकिस्तानी रुपया 2022 की शुरुआत में लगभग 170 प्रति डॉलर से गिरकर अगस्त 2023 तक लगभग 305 प्रति डॉलर हो गया था। उसके बाद जाकर स्थिर हुआ। लेकिन रूस, ईरान और वेनेजुएला के लिए यह संकट एक अजीब अवसर बन गया। कीमतें बढ़ने पर प्रतिबंधित तेल आकर्षक लगा। छूट इतनी थी कि कम गुणवत्ता का कच्चा तेल भी फायदेमंद लगा। लॉजिस्टिक्स में दिक्कत थी। प्रतिबंधित जहाज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व बीमा प्रणालियों से नहीं गुजर सकते थे। भुगतान सीमित थे। टैंकर ब्लैकलिस्ट थे। चीन ने चालाकी से गंदा खेल खेलने का फैसला किया। एक शैडो ट्रेडिंग सिस्टम का विस्तार हुआ, जिसमें शिप टू शिप ट्रांसफर, वैकल्पिक भुगतान तंत्र, अपारदर्शी बिचौलिए और रीब्रांडेड कार्गो शामिल थे। यह काला बाजार नेटवर्क 2022 से पहले भी था, पर छोटा था और रियायती ईरानी या वेनेजुएला के कच्चे तेल को मिलाने में इस्तेमाल होता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद भी ये काफी हद तक बढ़ गया। रूस, ईरान और वेनेजुएला सभी चीन को बड़ी छूट देने के लिए तैयार थे। 2024 तक अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत कच्चा तेल शायद चीन के कुल तेल आयात का 5वां हिस्सा से अधिक था। ईरान से रोज 1.4 मिलियन और वेनेजुएला से 2,68,000 बैरल तेल, पर इसे ज्यादातर कौन खरीद रहा था? चीन के स्वतंत्र रिफाइनर, जिन्हें तथाकथित टी पॉट्स कहा जाता है, शानडोंग में केंद्रित है। ये रिफाइनर सिनपेक या पेट्रो चाइना जैसी सरकारी दिग्गज कंपनियों के सीधे संरक्षण के बाहर काम करते थे। ये निजी और व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जिससे बीजिंग को विश्वसनीय इनकार करने में मदद मिलती है। आधिकारिक तौर पर चीनी सरकार खुद को प्रतिबंधित तेल की सीधी खरीद से दूर दिखा सकती है। व्यवहार में ये टीपॉट रिफाइनरियां चीन की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 1/4 और रियायती कच्चे तेल की बड़ी आयातक हैं। इन टीपॉट रिफाइनरियों ने ईरान की अर्थव्यवस्था बचाई। इन रिफाइनरियों के चलते 2024 में चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना। चीन ईरान के 80% से ज्यादा समुद्री कच्चे तेल का खरीदार है, जिससे वह तेहरान का सबसे बड़ा तेल बाजार बन गया है। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2025 में चीन के समुद्री कच्चे तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी करीब 13.4% थी। चीन में समुद्र से आने वाला लगभग 1/3 कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, लेकिन चीन के सीमा शुल्क डेटा में ईरान से कोई शिपमेंट दर्ज नहीं है। इसका रहस्य मलेशिया में छुपा है। 2015 में चीन का मलेशिया से आयात सिर्फ 5,400 बैरल प्रतिदिन था, जो 2024 में बढ़कर 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। लेकिन मलेशिया केवल लगभग 5,65,000 बैरल प्रतिदिन ही उत्पादन करता है। ये अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि मलेशियाई जल क्षेत्र में जहाज से जहाज में तेल स्थानांतरण किया जाता है, जहां ईरानी और वेनेजुएला के कच्चे तेल को फिर से लेबल किया जाता है और फिर उसे चीनी बंदरगाहों की ओर भेजा जाता है, जिससे प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से दरकिनार किया जा सकता है। इसी दौरान रूसी तेल का प्रवाह बढ़ गया। रूस से चीन को तेल निर्यात 2021 में 1.6 मिलियन से बढ़कर 2024 में 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, जिससे मास्को को चीन के कच्चे तेल बाजार का लगभग 20% हिस्सा मिला। ये अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। रियायती रूसी और प्रतिबंधित कच्चा तेल आने से सऊदी अरब की आपूर्ति 2021 से 2024 के बीच करीब 10% घट गई। चीन ने ऊर्जा नीति बदलकर सस्ते और राजनीतिक रूप से जटिल तेल को पारंपरिक स्थिर आपूर्तिकर्ताओं पर प्राथमिकता दी। अधिकतर लोग मानते हैं कि चीन ने गंदा खेल खेलकर नुकसान उठाया, पर जब पता चलता है कि उसने अरबों डॉलर कमाए तो वे चौंक जाते हैं। प्रतिबंधित कच्चा तेल वैश्विक टैंकर क्षमता का लगभग 5वां हिस्सा है, जो काले तेल बाजार के आकार को दर्शाता है। शैडो फ्लीट्स ने रूस और ईरान को वॉशिंगटन के दबाव के बावजूद टिके रहने दिया और ये फ्लीट नेटवर्क अवैध वित्त व आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे। वेनेजुएला एक प्रमुख लॉजिस्टिकल और वित्तीय केंद्र बना, जिसने प्रतिबंधित तेल व्यापार को व्यापक नेटवर्कों से जोड़ा, जिससे रूस, ईरान और खुद वेनेजुएला वित्तीय अलगाव के बावजूद टिके रहे। लेकिन सबसे बड़ा विजेता चीन था,
इसका श्रेय सबसे बड़ी खामी को जाता है। एक बार कच्चा तेल चीन में पहुंच जाता है और वहां की निजी या स्वतंत्र रिफाइनरियों में रिफाइन हो जाता है तो वह अब ईरानी, वेनेजुएलाई या रूसी तेल जैसा नहीं दिखता। ये बस पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल या फ्यूल ऑयल बन जाता है। ऐसे उत्पाद जिन्हें चीन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, भंडार में रखा जा सकता है या वैश्विक बाजार में निर्यात किया जा सकता है, और यहीं पर रणनीति काम आती है। रिफाइनिंग के बाद उस कच्चे तेल का एक हिस्सा रणनीतिक या व्यावसायिक भंडार में रखा जाता है। इसका एक हिस्सा घरेलू उपयोग में आता है और एक बड़ा हिस्सा रूसी और मध्य पूर्वी कच्चे तेल के साथ मिलाया जाता है। मिलाने और प्रोसेस के बाद असली स्रोत पता लगाना मुश्किल होता है। उन रिफाइंड उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। इसी कारण 2025 में रिफाइंड पेट्रोलियम चीन की प्रमुख निर्यात श्रेणियों में शामिल हुआ। इसकी कीमत करीब 39.4 अरब डॉलर है, जिससे यह चीन के प्रमुख निर्यात उत्पादों में है। मुख्य गंतव्य हांगकांग, सिंगापुर, लाइबेरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया रहे, जबकि बेल्जियम, जापान और वियतनाम में निर्यात सबसे तेज बढ़ा। चीन सिर्फ सस्ता कच्चा तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि उसमें मूल्य जोड़कर रिफाइन कर, उसे ब्लेंड कर और फिर निर्यात भी कर रहा है। चीन डामर और बिटुमिन का निर्यात कर रहा था, जो ईरान जैसे भारी कच्चे तेल स्रोतों से आता था। ये उत्पाद निर्माण उद्योग में उपयोग होते हैं और संभावना है कि चीन की कंपनियां इन्हें घरेलू उपयोग के बजाय वैश्विक बाजार में बेच रही थी। क्योंकि सिर्फ 2025 में ही चीन ने लगभग 20 लाख डॉलर मूल्य का बिटुमिन और डामर निर्यात किया, जिससे यह चीन के 1218 उत्पाद श्रेणियों में 1145वां सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद बन गया। 2025 में चीन के बिटुमिन और डामर निर्यात के मुख्य गंतव्य इराक, रूस, कनाडा और अफ्रीकी देश जैसे कांगो गणराज्य थे। ये रणनीति खुद में अवैध नहीं है। कई देश आयातित कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं, ताकि निर्यात मूल्य और व्यापार अधिशेष बढ़ाया जा सके। चीन में मुख्य कारण लागत है। उसके पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी निर्यात ईरान, वेनेजुएला और रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल पर निर्भर है। अगर चीनी रिफाइनरी कंपनियों को केवल सऊदी अरब या यूएई जैसे नियमित बाजार आपूर्तिकर्ताओं से ही कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर किया जाए, तो उनका मुनाफा काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे उन प्रॉक्सी या स्वतंत्र रिफाइनरों के व्यापार मॉडल का खुलासा होगा, जो छूट वाले प्रतिबंधित कच्चे तेल पर निर्भर हैं। फिर दिसंबर 2024 में बड़ा नीति परिवर्तन हुआ। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने परिष्कृत तेल उत्पादों के सामान्य व्यापार के तहत निर्यात कर छूट 13% से घटाकर 9% कर दी। इस कदम से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात लागत में करीब 3 से 3.3 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा क्योंकि निर्यात लाभ मार्जिन कम है। सिंगापुर में पेट्रोल क्रैक स्प्रेड्स तेजी से बढ़े, जबकि डीजल और जेट फ्यूल के मार्जिन स्थिर रहे। इससे साबित हुआ कि चीन केवल कीमतों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें प्रभावित भी कर रहा था। चीन ने टैक्स रिबेट्स समायोजित कर और प्रोसेसिंग ट्रेड मैकेनिज्म अपनाकर अपने रिफाइनर्स को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा, चाहे मार्जिन कम हो गए हों। अधिक लचीले सिस्टम ने निर्यात मात्रा की रक्षा करने में मदद की, साथ ही बढ़ती लागतों को भी संभाला। वॉशिंगटन के लिए यह एक रणनीतिक समस्या बन गई। अमेरिका छोटे देशों पर टैरिफ और द्वितीयक प्रतिबंधों से दबाव बना सकता था, लेकिन चीन अलग था। पहले चीन ने खुद को पश्चिमी आर्थिक प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा, वह अहम खनिज और धातु परिष्करण श्रृंखलाओं को नियंत्रित करता है, जो अमेरिकी तकनीक, रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के लिए जरूरी है। इससे बीजिंग को ताकत मिली। सीधे टकराव की बजाय तेल नेटवर्क को समर्थन देने वाली प्रणाली के आसपास दबाव बिंदु उभरने लगे। 2025 में अमेरिकी राजनीतिक भाषणों में पनामा नहर वाक्यांश बार बार आया। पनामा नहर वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है और शैडो ऑयल टैंकर अक्सर इससे जुड़े प्रमुख समुद्री मार्गों से होकर गुजरते हैं। पनामा नहर के पास बंदरगाह संचालन में चीनी प्रभाव को लेकर तनाव बढ़ा, खासकर सीके हचिसन होल्डिंग्स के शामिल होने से, जो दोनों प्रवेश द्वारों पर टर्मिनल चलाती थी। 2026 की शुरुआत में पनामा अधिकारियों ने कानूनी आधार पर संचालन अधिकार समाप्त करने के कदम उठाए। यह कानूनी निर्णय घरेलू था, लेकिन भू राजनीतिक रूप से यह बड़े संकेत देता है। चीनी लॉजिस्टिकल पहुंच मुश्किल हुई और
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कार्रवाई बढ़ी। अमेरिकी अधिकारियों ने कैरिबियन में समुद्री निगरानी बढ़ाई और प्रतिबंधों से बचने वाले टैंकरों व माल की जब्ती तेज कर दी। दिसंबर 2025 में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से एक महीने पहले पनामा ध्वज वाले टैंकर सेंचुरीज को वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल के साथ जब्त किया गया। चीन ने आलोचना की, लेकिन व्हाइट हाउस अड़ा रहा। अमेरिकी मंजूरी के बिना वेनेजुएला का तेल प्रमुख समुद्री मार्गों से नहीं जा सकेगा। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वेनेजुएला चीन की रिफाइनरी आपूर्ति सूची से बाहर हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में वेनेजुएला से शिपमेंट औसतन 3,94,000 बैरल प्रतिदिन रही। यह चीन के कुल समुद्री कच्चे तेल आयात का लगभग 4% है। जनवरी में अमेरिका के नियंत्रण के बाद वेनेजुएला की तेल शिपमेंट तेजी से घटी। एशिया में वेनेजुएला मूल के कच्चे तेल का फ्लोटिंग स्टोरेज जनवरी 2028 तक घटकर 83 लाख बैरल रह गया, जो 2026 की शुरुआत में रखे गए 1.6 करोड़ बैरल का लगभग आधा है। चीन ने वेनेजुएला के तेल के नुकसान को पहले ही झेल लिया था। यह कठिन था, लेकिन संभाला जा सकता था। लेकिन बीजिंग को सबसे चौंकाने वाली बात थी अमेरिका और इजराइल का ईरान नेतृत्व पर सीधा सैन्य हमला। 2026 फरवरी के अंत में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी तेहरान पर अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में मारे गए। ये संघर्ष ईरान के भीतर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है और इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान के पूर्व शाही परिवार के सदस्य रेजा शाह पहलवी के बेटे वापस आ सकते हैं और नई सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चीन की चिंता यह भी है कि रेजा पहलवी को पश्चिम समर्थक नेता माना जाता है और वह पिछले 40 सालों से अमेरिका में है, तो चीन के पास ईरान के मौजूदा शासन को बचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वह सीधे संघर्ष में न सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता रहेगा, जैसे तेहरान में उतरे 16 कार्गो। इजरायली खुफिया एजेंसियों के अनुसार चीन ने कार्गो में उन्नत हथियार भेजे थे। माना जाता है उसमें उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और शायद एंटी शिप मिसाइलें हैं। इसका उद्देश्य ईरान की रक्षा को अमेरिकी इजरायली हमले से मजबूत करना था। अनुमान है कि इन चीनी सैन्य उड़ानों ने ईरान में HQ-9B जैसी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां पहुंचाई है, ताकि संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा बढ़ सके। साथ ही रडार जैमिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, बैलिस्टिक मिसाइलें और आधुनिक चीनी आत्मघाती ड्रोन भी है। ईरान ने चीनी बे-2 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को GPS के विकल्प के रूप में अपनाने की घोषणा की। ये उसके हथियारों की सटीकता बढ़ाता है और उसे अमेरिकी पश्चिमी नियंत्रण से बाहर करता है। खबरों के अनुसार चीन ने औद्योगिक सामग्री और सोडियम परचलोरेट जैसे ठोस ईंधन घटक की आपूर्ति की है। यह तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और ट्रांसफर प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा। रिपोर्ट है कि ईरान वायुसेना के लिए चीनी लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। ये चीन ईरान के 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते के तहत है। रूस के युद्धों में व्यस्त रहने और कम हथियार भेजने से चीन अब ईरान का मुख्य सैन्य साझेदार माना जा रहा है। एक पश्चिम समर्थक शासन चीन के वर्तमान निवेश को भी खतरे में डाल सकता है। जैसे 2021 में चीन ने ईरान के साथ 25 साल का सहयोग समझौता किया था। इसमें गैस, तेल, पेट्रोकेमिकल्स और बुनियादी ढांचे में $400 अरब तक निवेश की कल्पना थी। बीजिंग का उद्देश्य सिर्फ कच्चा तेल खरीदना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा था। चीन अपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए वैकल्पिक आर्थिक गलियारा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फिर शुरू करना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान की अस्थिरता और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह के चलते ये धीमा हो गया। लक्ष्य सीधा था, होर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करना। ऐसे मार्ग जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका निगरानी कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है या बाधित कर सकता है। चीन ने रणनीति के तहत ईरान के एप्रिन ड्राईपोर्ट को शियान से जोड़ने वाले नए मालवाहक लिंक का समर्थन किया। इस गलियारे को ईरानी तेल और कच्चे माल को चीन तक सुरक्षित, नियंत्रित रूप से पहुंचाने के लिए बनाया गया, ताकि असुरक्षित समुद्री मार्गों का विकल्प मिल सके। ये प्रतिबंधों के दबाव से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय था। साथ ही इस साझेदारी ने पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत तेहरान को एक महत्वपूर्ण वित्तीय जीवन रेखा दी। अगर ईरान में स्थायी राजनीतिक बदलाव हुए तो चीन को एक और स्थिर, सस्ता तेल आपूर्तिकर्ता को लंबे समय के लिए खोने का खतरा है। अब वही गलत आकलन बीजिंग के लिए वर्षों में सबसे बड़े ऊर्जा जोखिमों में से एक बन सकता है। 2025 में ही ईरान ने चीन को 520 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजा, जो वेनेजुएला से 3 गुना ज्यादा है।
समस्या यही खत्म नहीं होती। अन्य 1.4 अरब बैरल भी 5 अन्य मध्य पूर्वी देशों से आए जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर चीन के कच्चे तेल के आयात का आधे से भी ज्यादा हिस्सा उन देशों से आया है जो अब व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज न गुजरने की चेतावनी दी और तेल टैंकरों पर हमले हुए। सावधानी के कारण जहाज़ों ने स्वेज नहर और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से दूर रास्ता बदल लिया। सऊदी अरब और यूएई के पास वैकल्पिक परिवहन मार्ग है, जैसे जमीन पर पाइपलाइनें, लेकिन ये सिर्फ सामान्य मात्रा का कुछ हिस्सा ही ले सकती है। कतर का निर्यात होर्मुज पर निर्भर है और उसकी प्राकृतिक गैस ईरान के साथ साझा अपतटीय क्षेत्र से आती है। अगर होर्मुज देर तक बंद रहा तो चीनी रिफाइनरियों को वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और बाजार ने पहले ही प्रतिक्रिया दी है। ब्रेंट क्रूड $81 और 57 सेंट प्रति बैरल पर खुला, जो हमले के बाद 12% की बढ़ोतरी है। कागजों पर चीन अब भी तैयार दिखता है। विश्लेषकों के अनुसार चीन के पास करीब 1.3 अरब बैरल रणनीतिक और वाणिज्यिक कच्चे तेल का भंडार है। यह 200 से ज्यादा दिनों के लिए काफी है, जो कई देशों से अधिक है। चीन का कच्चा तेल भंडार अधिकांश प्रमुख आयात निर्भर देशों से मजबूत है। यह बीजिंग को आपूर्ति झटकों में थोड़ी सुरक्षा देता है, लेकिन असली कमजोरी कहीं और है। चीन के विनिर्माण और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही असली असर दिखेगा। सालों से सस्ता ईरानी और वेनेजुएलाई कच्चा तेल चीनी रिफाइनरियों को भारी मुनाफा देता रहा है। अगर ईरान इजराइल संघर्ष लंबा चला तो मुनाफा जल्दी कम होगा। ब्रेंट से $12 सस्ता बैरल खाड़ी या रूसी ग्रेड से बदलने से जो बेंचमार्क के करीब हैं, रिफाइनिंग मुनाफा घटेगा। क्लेटन सीगल ने कहा कि अगर ईरानी आपूर्ति और बाधित हुई तो कच्चे तेल की कीमतें कम से कम $10 से $12 प्रति बैरल बढ़ सकती है। ज्यादा आयात लागत से रिफाइनर्स के मार्जिन घटते हैं और सबसे अहम बात, पूरे चीन में उत्पादन लागत बढ़ती है और चीन की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त एक चीज पर निर्भर करती है, सस्ता निर्माण। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि अब चीन रूस की ओर रुख करेगा और वहां से तेल आयात बढ़ाएगा। ऊपर से देखने पर यह ठीक लगता है, लेकिन इस बार रूस जानता है कि चीन के पास विकल्प कम है। मध्य पूर्व संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य की अनिश्चितता से वैश्विक खरीदार घबराए हैं। भारत समेत कई अफ्रीकी, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं पूर्वी निर्यात मार्गों से रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा रही हैं, जिससे संतुलन बदल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन का दबदबा था, क्योंकि वह रियायती रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। इसलिए मॉस्को को बीजिंग की जरूरत थी। अब कई क्षेत्रों से मांग बढ़ने से रूस छूट कम कर सकता है। चीन को छूट न मिलने पर उसकी रिफाइनिंग मार्जिन और घट जाएगी। तो संकट से बचने के बजाय बीजिंग खुद को उन्हीं बैरल्स के लिए ज्यादा कीमत चुकाते हुए पा सकता है जिन्हें उसने पहले सस्ते में खरीदा था। और अगर आप व्यापक नजरिए से देखें तो समय बहुत खास लगता है। पिछले 1 साल में ट्रंप प्रशासन ने धीरे धीरे दबाव बढ़ाया है। पहले शैडो ऑयल प्रवाह पर निगरानी बढ़ी, फिर वेनेजुएला के तेल चैनलों पर कार्रवाई हुई और बाद में ईरान पर दबाव बढ़ाया गया। एक के बाद एक चीन के रियायती आपूर्ति मार्गों पर दबाव बढ़ गया है। चीन में ऊर्जा अनिश्चितता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन जाकर राष्ट्रपति सी से मिलेंगे। यह 2017 के बाद पहली अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा होगी। इसी समय चीन ने हाल ही में तेहरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों की खुलकर आलोचना की है और इस तनाव बढ़ने पर नाराजगी जताई है। अगर बैठक होती है तो यह अमेरिका चीन व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकती है और समय बेहद संवेदनशील है। पिछले साल जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ लगाए थे तो बीजिंग ने महत्वपूर्ण खनिजों, खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अपने नियंत्रण का संकेत देकर जवाब दिया था। उस रेयर अर्थ दबदबे ने चीन को बातचीत में ताकत दी थी। अगर तेल महंगा होता है और रिफाइनिंग मार्जिन घटते हैं तो चीन का विनिर्माण क्षेत्र, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, दबाव में आ जाता है। कारखाने स्थिर, किफायती ईंधन व परिवहन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, शिपिंग और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर हैं। विनिर्माण, रसायन, स्टील, सीमेंट, भारी मशीनरी चीन के आर्थिक मॉडल की रीढ़ है, जो डीजल, फ्यूल ऑयल और तेल आधारित फीड स्टॉक्स की भारी मात्रा का उपभोग करते हैं। अधिकांश अनुमानों के अनुसार चीन की कुल तेल खपत में उद्योग का हिस्सा 40 से 50% है। इसके बाद परिवहन आता है,
जो तेल का सबसे प्रत्यक्ष उपभोक्ता है। कारें, ट्रक, बसें, मालवाहक जहाज, विमान। चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आक्रामक जोर के बावजूद ट्रकों के लिए डीजल, विमानन के लिए जेट ईंधन, जहाजों के लिए बंकर फ्यूल, ये क्षेत्र अभी भी मुख्य रूप से पेट्रोलियम पर ही चलता है। पिछले दशक में पेट्रोकेमिकल्स ने आयात में सबसे तेज बढ़त बनाई है। चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उत्पादक है। चीन ने 10 साल में 7 बड़े पेट्रोकेमिकल हब बनाए और एथिलीन पॉलीएथिलीन उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ा। इन रसायनों से प्लास्टिक, रबर और सिंथेटिक फाइबर बनते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स व पैकेजिंग में उपयोग होते हैं। सिनोपेक जैसे दिग्गजों के दबदबे वाले इस उद्योग में अब चीन का पेट्रोकेमिकल क्षेत्र वैश्विक उद्योग आय का करीब 17% हिस्सा है। अगर ऊर्जा लागत और व्यापारिक तनाव बढ़े तो चीनी निर्यातकों को नुकसान और घरेलू रोजगार पर दबाव पड़ेगा। करोड़ों नौकरियां निर्यात आधारित विनिर्माण से जुड़ी है, तो इस बार बीजिंग के पास तनाव बढ़ाने के लिए कम गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि अगर चीन रूस पर दबाव डालता है कि वह तेल की कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखे या भारी छूट पर दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर करता है, तो वॉशिंगटन इसे अमेरिकी प्रतिबंध नीति के खिलाफ एक रणनीतिक गठजोड़ के रूप में देख सकता है। अगर अमेरिका चीनी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो यह चीनी निर्यातकों के लिए तेल संकट से भी बुरा हो सकता है। उच्च उत्पादन लागत और ऊंचे टैरिफ ये दोनों एक साथ दोहरा झटका है। यह संयोजन सीधे तौर पर वैश्विक बाजारों में चीन की मूल्य प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर देगा, वही प्रतिस्पर्धा जिसने दशकों तक उसकी विनिर्माण प्रधानता को कायम रखा है। तो अब बीजिंग को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अब सिर्फ सस्ता तेल नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग की स्थिरता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, भू राजनीतिक दबाव और व्यापार वार्ताओं का संतुलन भी जरूरी है। चीन कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार कूटनीति अब एक ही रणनीतिक समीकरण का हिस्सा है। चीन ने जो समाधान निकाला है वो है ईरान की सैन्य रूप से मदद करना, और ये पहली बार नहीं है जब उसने कथित तौर पर ईरान को हथियारों की आपूर्ति की है। उसने पहले भी ऐसा किया है। लेकिन क्या ये अमेरिकी और इजरायली हथियारों को मात दे पाएंगे, ये आप जल्द ही खुद देख लेंगे।